नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रोशनी है। मैं 25 साल की हुई हूँ, लेकिन मेरा शरीर देखने में पूरी तरह से जवान औरत जैसा है और मेरी शादी अभी 3 महीने पहले ही हुई है। मेरा हाइट 55 फीट से भी अधिक है और मेरा संतर का साइज भी मस्त है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह खूबसूरती अब मेरे किसी भी काम की नहीं है क्योंकि मेरे पति की प्राइवेट जॉब दूसरे स्टेट में लगी हुई है, इसलिए वह शादी के बाद अभी तक घर नहीं आए हैं। मेरे ससुराल में मेरा 19 साल का देवर मेरे ससुर जी और उनकी माँ रहती है। मेरी सासू माँ का 2 साल पहले देहांत हो गया था, इसीलिए मेरे पति मुझे अपने साथ नहीं ले गए क्योंकि मुझे घर संभालना था। अब मेरी फीलिंग समझने वाला यहाँ पर कोई नहीं था। मेरा गर्म खून अंदर से उबल रहा था जिसे कोई ठंडा करने वाला चाहिए था, लेकिन मेरे पति तो पिछले 3 महीने से अभी तक घर भी नहीं आए थे। इसीलिए अब मैं काफी बेचैन और प्यासी जैसे रहने लगी थी। तभी मेरी नज़र मेरे देवर पर गई। उसकी हाइट हमसे छोटी थी और शरीर भी हमसे पतला ही था, मगर उसका घोड़ा उसके हिसाब से बहुत बड़ा था। मेरे देवर का नाम पीयूष है और अब की बार उसने कॉलेज में प्राइवेट एडमिशन करवाया है, इसीलिए इन दिनों वह घर पर ही रहता है। घर पर मैं और मेरे देवर अकेले ही रहते हैं क्योंकि मेरे ससुर जी की माँ बूढ़ी होने के कारण हमेशा अपने कमरे में आराम करती थी और ससुर जी घर के बाहर वाले कम कमरे में रहते हैं, इसीलिए वह कभी कभार ही अंदर आते हैं। पहले मैं अपने देवर को वैसी नजरों से नहीं देखती थी, लेकिन जिस दिन से मैंने पीयूष के नाग देवता को देखा उस दिन से मेरी तो नजरें ही बदल गई। उस दिन पीयूष को लगा कि घर में कोई नहीं है, इसलिए वह अपने कमरे में वीडियो देखता हुआ नाग देवता से खेल रहा था। तभी अचानक मेरा वहां से गुजरना हुआ और मेरी नज़र खिड़की पर पड़ गई क्योंकि अंदर से थोड़ी थोड़ी वीडियो की आवाज आ रही थी। जब मैंने खिड़की में से झांक कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। पिछले 3 महीनों में मैंने पहली बार नाग देवता का दर्शन किए। नाग देवता खड़ा था और पीयूष उसे अपने हाथों से धीरे धीरे सहला रहा था। यह देखकर मेरा तो वहीं पर गंगाजल निकल गया। बस उसी दिन से पीयूष के नाग देवता की सवारी करने को जी मचलने लगा। उस दिन मैंने अपने पति को भी फोन किया कि अब आप आ जाइए, मुझसे अब और नहीं रहा जा रहा है। कब तक मैं ऐसे अकेली ही तड़पती रहूंगी, मेरा भी मन करता है, आखिर मैं भी तो एक औरत ही हूँ। तभी मेरे पति ने मुझसे माफी मांगते हुए कहा कि देखो काव्या, मैं तुम्हारी बेचैनी समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे अगले 2 महीने कोई भी छुट्टी नहीं मिलेगी क्योंकि कंपनी ने कुछ नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिसकी वजह से सभी कर्मचारियों को डबल शिफ्ट में काम करना पड़ रहा है। इसीलिए अगले 2 महीने छुट्टी मिलना तो नामुमकिन है। बस 2 महीने और इंतजार कर लो काव्या, फिर तो मैं ले लेकर तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। ऐसा कहकर मुस्कुराते हुए उन्होंने फोन काट दिया। जैसे तैसे करके सुबह हो गई। सुबह मैंने सभी के लिए चाय नाश्ता बनाया और पीयूष के लिए स्पेशल कमरे में लेकर चली गई। जैसे ही मैं पीयूष के कमरे में गई तो मैंने देखा कि पीयूष अभी तक सो रहा था और सोने की वजह से नाग देवता एकदम सीधा खड़ा था। उसे देखकर मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं गया और मैंने उसे छू लिया। नाग देवता को छूते ही मेरे शरीर में करंट सा दौड़ गया, लेकिन तभी मैंने देखा कि पीयूष जग गया है और वह तरफ ही देख रहा है। इसके बाद मैं जल्दी से पीछे हटी और बोली कि देवर जी अब उठ भी जाओ, सुबह हो गई है। इसके बाद पीयूष ने मुझे गुड मॉर्निंग कहा और मुंह धोने चला गया और मैं भी वहीं बैठ गई और सोचने लगी शायद पीयूष ने नहीं देखा होगा। इसके बाद पीयूष वापस अपने कम में आ गया और हम दोनों देवर भाभी आपस में बातें करते हुए नाश्ता करने लगे। तभी मैंने पेट दर्द का बहाना बनाया और जोर जोर से रोने लगी। पीयूष हड़बड़ा कर पूछने लगा कि क्या हुआ भाभी, आप इतनी तकलीफ में क्यों लग रही है। तभी मैंने पीयूष से कहा कि पीयूष पता नहीं क्यों आज सुबह से ही रुक रुक कर मेरा पेट दर्द कर रहा है। तभी पीयूष बोला रुकिए भाभी, मैं आपके लिए पेट दर्द वाली गोली लेकर आता हूँ। मैंने जानबूझकर पेट दर्द का बहाना बनाया था ताकि मैं पीयूष को अपने आगोश में
ले सकूं। तभी मैंने उसे रोकते हुए कहा कि पीयूष, पेट दर्द वाली गोली तो मैं कब की ले चुकी हूँ, हो सके तो थोड़ी देर तुम मेरा पेट दबा दो। पीयूष पहले तो थोड़ा सा चाया, लेकिन मेरे दर्द को देखकर वह बेड पर बैठा और पेट दबाने लगा। उस समय मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। पीयूष की नजरें भी इधर उधर जा रही थी। तभी घर में ससुर जी के आने की आवाज सुनाई दी तो मैं पीयूष को कहा कि चलो ठीक है पीयूष, मैं खाना पकाती हूँ, आज तुम्हारे पिताजी को बाजार जाना है। इसके बाद में रसोई घर में चली गई और खाना बना दिए और ससुर जी और बूढ़ी सास को परोस दिया। मैं रसोई में पीयूष के लिए रोटियां बना रही थी, तभी पीछे से पीयूष रसोई में आ रहा था। मैंने उसे देखकर पहले से ही अपना साड़ी का पल्लू नीचे डाल दिया। जब पीयूष की नज़र मुझ पर पड़ी तो वह मुझे देखता ही रह गया, क्योंकि मैं पूरी पसीने में भीगी हुई थी। पीयूष को देखने का नाटक करते हुए मैंने नीचे झुकते हुए अपने पल्लू को उठाया तो पीयूष को स्वर्ग के दर्शन भी करा दिए। तभी पीयूष बोला, भाभी अगर आप कहो तो मैं आपको बिना से हवा दे दूं। तभी मैं पीयूष की टांग खींचते हुए मैंने कहा कि आपकी भाभी इतनी परेशान है और आप अभी तक बातें ही बना रहे हो। इसके बाद पीयूष वहीं मेरे पास बैठकर बिना से हवा देने लगा। तब तक मेरे ससुर जी बाजार जा चुके थे। मैं खड़ी खड़ी रोटियां बना रही थी तो मैंने फिर से जानबूझकर अपना साड़ी का पल्लू फिर से नीचे गिरा दिया और पीयूष से बोली कि आज मेरा साड़ी का पिन नहीं मिली, इसलिए बार बार गिर रहा है। पीयूष जरा इसे सही करना। तभी पीयूष बोला कि नहीं भाभी, मुझसे नहीं होगा, आप खुद कर लीजिए। तभी मैं बोली कि पीयूष, मेरे हाथ में आटा लगा है इसीलिए कह रही हूँ, नहीं तो मैं खुद सही कर लेती, पागल। इसके बाद पीयूष पल्लू ठीक करने लगा। पल्लू ठीक करते वक्त उसने अपनी नजरें ऊपर तक नहीं उठाई। पीयूष बड़ा ही शरीफ लड़का था, इसीलिए कभी कभी तो मैं सोचती थी कि शायद मैं उसके साथ गलत कर रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर की भावनाएं इतनी तेज थी कि मुझे कुछ सही गलत का पता नहीं लग रहा था। आज ससुर जी भी बाजार गए हुए थे और दोपहर में सासू माँ भी गोलियां लेकर सो जाती है, इसीलिए घर पर मेरे और मेरे देवर के अलावा कोई नहीं था। इसलिए आज मैंने मन में पक्का कर लिया था कि आज तो मैं पीयूष के नाग देवता की दर्शन करके ही रहूंगी। लेकिन पीयूष अभी भी मुझे वैसी नजरों से नहीं देख रहा था। आज सारा दिन मैं पीयूष के आगे पीछे घूमती रही और उसे फंसाने की कोशिश करती रही, लेकिन पीयूष का मन बस ऊपर नीचे होकर रह जाता था। मुझसे ऐसी वैसी बातें करने से भी शर्माता था। शाम को हम दोनों बैठकर खाना खा रहे थे, तभी पीयूष ने मुझे आखिरकार कह ही दिया कि भाभी, लगता है आजकल आपकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसीलिए आप कुछ दिन के लिए भैया के पास शहर ही चली जाइए, यहाँ पर मैं सब संभाल लूंगा। तभी मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने पीयूष से कहा कि बस करो, आप तो रहने ही दो। मैं पिछले 2-3 महीने से कितना परेशान हूँ, किसी को नहीं पता, ना तुम्हारे भैया को फिक्र है और ना ही तुम्हें। मुझे रोता देख पीयूष मेरे आंसू पोंछने लगा। तभी मैं पीयूष के गले लगकर सिसक लगी। मैंने उस समय पता नहीं क्या क्या बोल दिया। मैं पीयूष से कहने लगी कि देवर जी, मुझे आप में आपके भैया जैसे नजर आते हैं, इसीलिए मैं कभी कभी आपके आगे पीछे कुछ ज्यादा ही घूमने लगती हूँ, प्लीज आप इसका बुरा मत मानना। तभी पीयूष मुझसे कहने लगा कि नहीं भाभी, आपकी बातों का मैं यूं बुरा मानूंगा, आप जैसी भाभी तो किस्मत वालों को ही मिलती है। तभी मैंने पीयूष का हाथ पकड़ लिया और उसे सहला हुए पूछने लगी कि देवर जी, आप मुझसे इतना दूर दूर क्यों भागते हैं? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती हूँ, या मैं आपकी गर्लफ्रेंड जैसी सुंदर नहीं हूँ? तभी पीयूष मुझसे बोला कि नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ तक कि मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। तो मैंने उसकी गोदी में सर रखकर उससे कहने लगी कि तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो तुम मुझे बना लो ना, क्यों इतना तड़पा रहे हो? तुम भी तो अपने भैया जैसे ही हो ना, वह मेरी सुनते हैं और ना तुम। तभी पीयूष बोला, पर भाभी, आप तो मेरी भाभी हो और अपनी भाभी के साथ ऐसा वैसा करना तो गलत होता है। आज मेरा इमोशनल होना पीयूष पर थोड़ा भारी पड़ गया था और वह मुझे अपने दिल की सारी बातें बताने लगा। वह भी कहने लगा कि भाभी जी, जब मैं आपको देखता हूँ
तो मेरे शरीर में भी करंट सा दौड़ने लगता है। उस दिन जब मैंने आपको पसीने में तर देखा तो आपके साथ पीयूष इतना बोलकर चुप हो गया, तो मैंने उससे कहा कि आगे बोलो ना, मुझे आपसे यही सुनना है। मुझे भी अच्छा लगता है अगर तुम मुझे पहले कह देते तो। मैं तो कब से तैयार थी। इसके बाद तो मैं खुश हो गई थी। मैं गोदी से खड़ी होकर बेड पर बैठ गई और पीयूष से कहने लगी कि अच्छा बताओ, दूध पियोगे क्या? तो पीयूष बोला कि अरे भाभी, अभी तो खाना खाया है और ऊपर से दोपहर भी है, शाम को पी लेंगे। तभी मैंने कहा अरे देवर जी, आप तो अभी बच्चे के बच्चे ही रह गए, मैं वो वाले दूध की बात नहीं कर रही हूँ। तभी राहुल का मुंह लाल हो गया और उसने शर्माते हुए नजरें नीचे झुका ली। फिर मैंने कहा कि ऐसे शर्माने से बात नहीं बनेगी देवर जी, अभी आपको ही सब कुछ करना है। फिर मैं उससे पूछने लगी कि क्या कभी तुमने कभी किसी को नाग देवता का दर्शन करा हो? तो वह कहने लगा कि नहीं भाभी, मैं किसी को नाग देवता का दर्शन नहीं कराया हूँ। मैं पहली बार किसी को नाग देवता का दर्शन कर रहा हूँ। इतना बात सुनकर तो मैं हंसने लगी और उससे कहने लगी कि चिंता मत करो, तुम्हें और मुझे दोनों को ही बड़ा मजा आएगा। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। तभी अचानक से घर का दरवाजा बजा। मैंने पीयूष से कहा कि तुम जरा रुको, मैं देख कर आती हूँ कौन है। शायद ससुर जी आ गए हैं। जैसे ही मैंने बाहर जाकर दरवाजा खोला तो मैं देखकर हैरान हो गई, क्योंकि सामने मेरे पति थे। तभी मैंने चौंक कर कहा आप? तो वह कहने लगे कि क्यों, क्या बात हुई? मेरी जान, मैं ही हूँ। आज आपके पति देव साक्षात प्रकट हुए हैं। अनिल ने मुझे दरवाजे से ही गोदी में उठा लिया और कहने लगे कि चलो आज तुम्हें दिन में तारे दिखाता हूँ। आज से पूरे 3 दिन तक मैं तुम्हें सांस भी नहीं लेने दूंगा। तभी मैं उनसे कहने लगी कि चलो बच्चों वाली हरकतें छोड़ो और अब नीचे उतारो, पीयूष देख लेगा। लेकिन वह नहीं माने और सीधा मुझे अपने कमरे में ले गए। थोड़ी देर बाद मैंने उनके लिए खाना लगा दिया और वह भी फ्रेश होकर आ गए। पीयूष भी उनसे मिला और हम तीनों ने दोपहर का खाना खाया। मैंने उनसे पूछा भी कि आप तो कह रहे थे कि अगले 2 महीने तक कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, फिर कैसे आ गए? तो वह कहने लगे कि बस तुम्हारे लिए ही आया हूँ। खाना खाकर हम सभी आराम करने लगे और शाम तक ससुर जी भी आ गए तो सभी लोग बहुत खुश थे। अनी भी अपनी बहुत सारी बातें सुनाने लगे और रात को खाना खाकर हम सो गए। मैंने उस रात अनिल से बहुत सारी बातें की और उसने भी बहुत बातें बताई, लेकिन वह दिन में थकने के कारण आधे घंटे ही ले पाए। लेकिन 3 महीनों बाद उस आधे घंटे में मुझे स्वर्ग जैसा आनंद मिला। अब अनिल 5 दिन रुके थे और इन 5 दिनों में उन्होंने मेरा बुरा हाल कर दिया था। देने के बाद मैं ठीक से चल भी नहीं पाती थी। वह दिन में भी और रात में भी, कमरे में भी और यहाँ तक कि बाथरूम में भी लेने लगे थे। यह 5 दिन कब निकल गए मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। हालांकि 3 दिनों की ही छुट्टी लेकर आए थे, लेकिन मैंने उन्हें जबरदस्ती 2 दिन और रख लिया, क्योंकि अब पता नहीं आगे कब वापस आना हो। अनिल अब वापस चले गए थे और मैं भी बहुत खुश थी, यहाँ तक कि मुझसे तो अब भी ठीक से चला नहीं जा रहा था। लेकिन इन 5 दिनों में मैं पीयूष को तो भूल ही गई थी और मैंने उससे ज्यादा बात भी नहीं की। अनिल के आने के तीसरे दिन बाद से पीयूष घर में नहीं दिखा। जब मैंने अनिल से पूछा तो उन्होंने बताया कि वह मिलने के लिए अपने मामा के यहाँ चला गया है। अनिल को गए हुए पूरे 5 दिन बीत चुके थे और पीयूष भी अभी तक नहीं आया था। तो मुझे चिंता होने लगी कि कहीं पीयूष मुझसे नाराज तो नहीं हो गया है। इसीलिए मैंने हिम्मत करके उसकी मामी के यहाँ फोन कर लिया। उसकी मामी से बात करने के बाद में मैंने पीयूष से बात की और उससे पूछा कि क्या हुआ देवर जी, अपनी भाभी से नाराज हो गए हो क्या फोन पर? तो पीयूष ने ठीक ही बात की और उसने कहा कि नहीं भाभी, घर में मन नहीं लग रहा था, इसीलिए सोचा कहीं बाहर मिलाऊं। फिर मैंने पूछा कि अब घर कब तक आओगे? तो पीयूष ने कहा कि बस कल या परसों तक आ जाऊंगा। इतना कहने के बाद मैंने उसे कहा कि नहीं, तुम्हें कल ही आना है, आप सामान पैक कर लो और कल आ जाना। पहले तो पीयूष नहीं माना, लेकिन मैं जिद करके आखिर में उसे मना ही लिया। अगले दिन पीयूष घर आ गया और उसने बस मुझे नमस्ते किया और अपने कमरे में चला गया। दोपहर तक कुछ नहीं बोला और खाना खाकर सो गया। फिर मुझे पता चल चुका था कि पीयूष मुझसे नाराज है। उसे मनाने के लिए दोपहर में
मैंने उसकी पसंद का सूजी का हलवा बनाया और उसके कमरे में देने को चली गई। मैंने नहाकर लाल रंग की साड़ी पहनी और उसे खुश करने के लिए थोड़ा सा हार श्रृंगार भी कर लिया। मैं उसके सामने गई तो वह बेड पर सोकर फोन देख रहा था और मुझे देखकर बैठ गया। मैं उसके पास जाकर बैठ गई और अपने हाथों से उसे हलवा खिलाने लगी। तभी पीयूष बोला कि मत खिलाओ भाभी, मुझे भूख नहीं है, एक टेबल पर रख दो, मैं बाद में खा लूंगा। मुझे पता था कि पीयूष मुझसे नाराज है, इसीलिए मैंने उसका हाथ पकड़ा और उससे रिक्वेस्ट करने लगी कि अब मान भी जाओ देवर जी, और कितना सताओगे अपनी भाभी को। अब उस दिन तुम्हारे भैया आ गए तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे भी नहीं पता था कि वह आ जाएंगे। तभी पीयूष बोला कि नहीं भाभी, वह बात नहीं है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यह सब गलत है, इस तरह से तो हम भैया को धोखा दे रहे हैं। तभी मैंने कहा कि लो, तुम तो अभी तक वही पुरानी घिसी पिटी बातों को लेकर बैठे हो। मैंने सोचा तुम मेरे लिए नाराज हो। मैंने तुम्हें पहले भी तो कहा है कि तुम मुझे उतने ही पसंद हो जितने तुम्हारे भैया हैं। इसमें धोखे वाली बात कहाँ से आ गई? मैं कौन सा तुम्हारे भैया को छोड़कर जा रही हूँ? बस इसी बहाने हमारा भी मन लगा रहेगा और तुम्हारे भैया की याद भी नहीं आएगी। अब अगर भाभी अपने देवर से मजाक नहीं करेगी तो और किससे करेगी? चलो छोड़ो देवर जी, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर रहने दो, मेरी जिंदगी तो बेरंग है ही। चलो ठीक है, लेकिन हलवा तो खा लो, कब से ठंडा हो रहा है। फिर राहुल हंसकर बोला कि अच्छा, अब हलवा ही खिलाओगी या फिर दूध भी पिलाओगी? उस दिन तो आप बड़ा कह रही थी कि देवर जी दूध पी लो। तभी मैंने पीयूष को चिमटी काटते हुए बोला कि दूध तो तुम्हारे भैया पी गए, अब तो तुम्हें इन्हें देखकर ही काम चलाना पड़ेगा। और ऐसा बोलकर हम दोनों हंसने लगे। उसके बाद पीयूष मुझसे पूरी तरह से खुल गया। फिर वह पूछने लगा कि अच्छा भाभी बताओ, उस दिन क्या हुआ था जब भैया आए थे? फिर मैं मजे लेते हुए उसे बताने लगी कि पता नहीं तुम्हारे भैया कौन सी गोली खाकर आए थे, मुझे तो अभी तक दर्द हो रहा है। पिछले 5 दिनों में उन्होंने मुझे ठीक से सोने भी नहीं दिया। तभी पीयूष बोला कि भाभी, अगर आप जैसी खूबसूरत बीवी हो तो कोई भला कैसे सो सकता है? तभी मैं बोली कि देखो देवर जी, मुझे ज्यादा मस्के मत लगाओ, अगर कुछ चाहिए तो सीधे ही मांग लो, मैं आपको मना नहीं करूंगी, आखिर एक ही तो देवर है मेरा। तभी पीयूष बोला कि अच्छा तो बताओ फिर मुझे कब दोगी? तभी मैं बोली कि सही वक्त आएगा तो दे दूंगी, इतनी भी जल्दबाजी मत करो। तो पीयूष बोला कि भाभी अच्छा फिर गुब्बारों से ही खेल लेने दो। फिर मैं बोली कि अरे बाबा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, जब मन करे तब खेल लिया करो। पीयूष ने अपने जीवन में पहली बार गुब्बारों को छुआ था तो उसका तो छूते ही छूट गया। मैंने पीयूष को बोला क्या हुआ देवर जी, कैसे हैं? तो पीयूष शर्माते हुए बोला कि मेरा तो निकल गया भाभी जी। तभी मैंने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या निकल गया? तो पीयूष बोला वही जो निकालना होता है। इसके बाद हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। तभी मैंने कहा कि देवर जी आप तो बहुत नरम निकले इस प्रकार। अब पीयूष मेरे साथ बहुत मस्ती करता और मैं भी उसके साथ बहुत मस्ती करती थी। वह मेरे कामों में भी हाथ बांट देता। अब मैं अनिल को भी घर आने के लिए परेशान नहीं करती थी। मैं और पीयूष दिन में खूब मस्ती करते और इसके बारे में मैं अनिल को भी बताती तो वह भी खुश होता कि चलो अच्छा है, तुम्हारा मन लगा हुआ है। पीयूष को दूध पीना बहुत अच्छा लगता था तो वह दिन में हर वक्त दूध पीने की जिद करता रहता। लेकिन अभी भी मुझे पीयूष की नज़रों में बुराई दिखाई नहीं दी थी। वह बहुत ही सीधा साधा था, मैं जो भी कहती तो वह मान लेता। इसी कारण मुझे उस पर बहुत लाड प्यार आता था। वह हमेशा लेने की बातें करता रहता था, लेकिन उसने अभी तक नहीं ली थी क्योंकि उसके मन में अभी तक यही चलता था कि यह गलत है। लेकिन अगर वह लेने को कहता तो मैं मना भी नहीं कर पाती। अब वह अपनी गर्लफ्रेंड की बातें भी मुझे बताता, बाहर के लड़कों की बातें भी बताता और हमेशा मजाक करता रहता। इस प्रकार उसने कभी भी मुझे अनिल की कमी महसूस नहीं होने दी। तो दोस्तों, यह थी पीयूष और उसकी भाभी काव्या की कहानी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आगे ऐसे ही रोमांचक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी में। धन्यवाद।